हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा 2017 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आया था वो मैं सोल्व करने जा रही हूँ। और ये प्रश्न माफ़ कीजिए, ये पेपर आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि भाई इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और जिसके पास 2019 का है वो भी मेरे पास भेज देना, ताकि मैं बाकी अभ्यर्थियों के लिए भी पेपर डाल सकूं। ठीक है, अपना ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज देना जिसके पास है। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैं 15 दिन से मेरे गले में बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हुए हैं और मैं 1 मिनट से ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। और उच्चारण करने में कुछ इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना या पूछ लेना, क्योंकि अभी भी मेरे गले में दर्द है। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आपको करवाऊंगी। अभी 10-15 दिन जितने भी बचेंगे जो मैं यूनिट वाइज करवाऊंगी। और एक वीडियो मैं ये भी लेकर आ रही हूँ कि किस यूनिट से कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि आप सब में से मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मैम कौन सी यूनिट से कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो मैं एक एक को मैसेज करना मेरे लिए बड़ा मतलब मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसे अभ्यर्थी हो जिन्हें डाउट हो। ये अनुमानित वीडियो रहेगी। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये 100% सही नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुमान रहेगा और वो मानना ना मानना आपके ऊपर आधारित है। वैसे आप सभी समझदार हो, तैयारी अपनी अच्छी कर ही रहे हो, लेकिन कुछ के लिए जानना ज़रूरी है तो वो देख लेना। ठीक है, तो मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और भाई ये मैं बता दूं कि ये आपको इस व्याख्या सहित मिलेंगे। और ये सिर्फ वैसे तो 100 प्रश्न है, लेकिन अगर देखा जाए तो 100 नहीं, ये पूरी 10 की 10 यूनिट आपकी रिवाइज हो जाएंगी, यानी इर्द गिर्द जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने कहानियाँ, नाटक, उपन्यास काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं, वो आप ज़रूर देखें। यूनिट 1 की मात्र 3 वीडियो डाली हैं, उनमें से ही प्रश्न आ जाएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अपभ्रंश भाषा में लिखी रामचरित कौन सा है? लेकिन एक बात और रह गई, माफ़ी चाहूँगी। जिन्होंने भी मेरी PDF ले रखी है वो काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है। वो ये कहते रहते हैं कि ये भेज दो, तो मैंने अपनी तरफ से 100% भेज दिया है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय उन चीज़ों को बार बार पढ़ो, कम से कम 10 बार पढ़ो, तब वो जाकर पक्की होती है माइंड में। तो कम पढ़ो, लेकिन उनको बार बार पढ़ो, पक्का पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा हम पढ़ते रहते हैं और पीछे का साफ होता रहता है, यानी हमारे माइंड से निकलता रहता है। तो ऐसा पढ़ना ना पढ़ना किसी काम का नहीं होता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? यानी राम के चरित्र पर आधारित जो रचना है कौन सी है और जिसकी भाषा अपभ्रंश होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं पयुम चर्युम है, और ये क्या है? स्वयंभू की रचना है। पूरी व्याख्या इसमें दी गई है, तो यहाँ से देख लीजिए आप। ये देखिए, आप अपनी तरफ से इसे जूम भी कर सकते हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे रहा हो अपनी तरफ से, तो अपनी तरफ से आप जूम कर लें। ठीक है, स्क्रीन पर जाकर आप इसे थोड़ा टच करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। बड़ा छोटा अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पयुम चर्युम है। पयुम चर्युम की रचना स्वयंभू ने किया है, यानी शंभू द्वारा ये रचित है। इनकी अन्य रचनाएं रिठेणम चर्युम है और शंभू छंद है। शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। शंभू के पयुम चर्युम को उसके पुत्र त्रिभु ने पूरा किया था। यानी ये जो शंभू की जो पयुम चर्युम है ये अधूरा ग्रंथ है, यानी अधूरी रचना है, परंतु इनके पुत्र क्या है? त्रिभु ने इसे पूरा किया था। जबकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, यानी रामायण की जो रचना की है वाल्मीकि ने की है। और रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। तो रामचंद्रिका किसके? केशवदास की है। और वाल्मीकि किसकी? रामायण। वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण लिखी है। तथा महापुराण के रचयिता क्या है? पुष्पदंत है। भाई कहिए अभ्यर्थी, 1 मिनट। कई अभ्यर्थी कहते हैं कि मैम आप देख देख कर पढ़ाती हो, तो भाई मेरे पास मैं फ़ोन से पढ़ाती हूँ और मेरा पर्सनल वो क्या नहीं है लैपटॉप।
ठीक है। तो मेरे पास टाइपिंग वगैरह की सुविधा नहीं है। मैं जितना भी मेरे पास जो संसाधन है वो मैं अवेलेबल रख के कुछ ना कुछ करवा देती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ना ही मेरा कोई स्टूडियो है और ना ही भाई मेरे पास पर्सनल व्यक्तिगत रूप से लैपटॉप है। वैसे लैपटॉप है लेकिन मेरा नहीं है, ठीक है। तो मैं फ़ोन जो भी काम करती हूँ फ़ोन से करवाती हूँ। इनमें कहानी संग्रह आगे का नहीं है और मेरा जितनी थोड़ी बहुत मैं मदद कर देती हूँ, आपकी जितने भी हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि मेरे पास कोई स्टूडियो वगैरह है, कोई क्लास बनाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी है बस आप तक आ जाती है वीडियो और ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई उसमें नुकसान होता है। कौन सा कहानी संग्रह आगे का नहीं है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा क्या है आगे का नहीं है। परंपरा है, दिवाली है, शरणार्थी, अमरवल्लरी है। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? दिवाली नहीं है, परंपरा भी, शरणार्थी, अमरवल्लरी क्या है आगे की है। तो यहाँ देखेंगे कहानी दिवाली कहानी संग्रह आगे का नहीं है, किसका है? तो ये अशोक भटनागर का है। किसका है? अशोक भटनागर का है। जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी आदि कहानी संग्रह आगे की हैं, ठीक है। और भाई जब मेरे पास ये होता टाइप पर वगैरह टाइप जो वगैरह तो फिर मैं टाइप कर देती, कोई दिक्कत नहीं। मेरा और टाइम लग जाता है 1 घंटा, लेकिन मैं PDF बनाकर ही करवाती हूँ, ठीक है। कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? इसमें देखना है कि मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। जय भारत है, विष्णुप्रिया है, द्वापर है, मानसी है। क्योंकि मैं कोशिश ये रहेगी मैं आपको उत्तर ना दिखाऊँ, अपना उत्तर सोच लेगा, ठीक है, बाद में। तो ये मानसी नहीं है भाई। बाकी तीनों किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो मानसी किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। ये पूरा विवरण दिया है। मानसी मैथिली शरण गुप्त की काव्य ग्रंथ नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी है। रामनरेश त्रिपाठी के जो महत्वपूर्ण है इसमें क्या है? मिलन दो क्या है 1918, पथिक 1920 और सोपन 1929। ये किसकी हैं? रामनरेश त्रिपाठी की है। जबकि द्वापर है, जय भारत है, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के। देखो ये जितने भी यहाँ हैं, देखो बहुत ज़्यादा जिसकी तैयारी की उनको समय बस सुपरफास्ट रिवीजन करना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को रोक कर अपनी क्या देख कर उत्तर दे दिया करो, ठीक है। और जो भाई जो बाद में जैसे देख रहे हैं ना भाई जो वीडियो, तो स्पीड बढ़ाकर देख लिया करो। कुछ बातें ऐसी जो होती हैं ज़रूरी बताने की होती है, तो मैं इसलिए बोल देती हूँ आप स्पीड बढ़ाकर देख लो, ठीक है, जितने की अपनी सुविधा के अनुसार। 11 वर्ष का समय की कहानी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। कौन से? रामचंद्र शुक्ल है। 11 वर्ष का समय। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा विवरण दिया हुआ है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प की दृष्टि से 11 वर्ष को हिंदी की प्रथम कहानी बना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको क्या है आप आप नोट भी कर सकते हो सकता है। जब भी मैं कहती हूँ किसी की वीडियो देखो मेरी या किसी की भी, तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार रिविजन से द्वारा याद होती हैं, ठीक है। एक बार देखने से याद नहीं होती है, तो या तो 2-3 बार वीडियो को सुन लो अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, या फिर आप जैसे कि कुछ खाना बनाते या कुछ भी काम करते किचन में आप सुनते हो तो 2-3 बार वीडियो को सुन लिया करो। 2 से 3 बार नहीं सुनोगे याद नहीं होगा। ये क्या है? एक सिर्फ क्या है मतलब एक वहम होता है हमारा, हमने सुन ली। तो किचन में हो तो 2-3 बारी से रिवीजन कर लो इसके। जैसे स्पीड बढ़ाकर कर लो, ये नहीं कि आपके पास ज़्यादा समय एक स्पीड बढ़ाकर 2-3 बार सुन लोगे याद हो जाएगा। और वैसे सुन रहे हो तो कॉपी पेन लेकर ये जरूर नोट कर लेना। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो अगर आप चाहो तो यह नोट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए क्या माना है, उसने कहा था किसने माना? राजेंद्र यादव ने माना। उसने कहा था राजेंद्र यादव ने माना है। और इंदुमती किसकी है? इसने रामचंद्र शुक्ल ने, जो किशोरीलाल गोस्वामी की है। 11 वर्ष का किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। दुलाई वाली किसने माना है? तो राय कृष्ण दास ने। दुलाई वाली राय कृष्ण दास की है। और पहली प्रथम कहानी दुलाई वाली राय कृष्ण दास। और 11 वर्ष का समय लक्ष्मी नारायण लाल। और उसने कहा था किसकी है? राजेंद्र यादव की है। तो ये नोट कर लें, ठीक है। नमक का दोरागा, बूढ़ी काकी, सवासेर, गेहूँ पूस की रात, 2 बैलों की, ये सारी प्रेमचंद की है। जबकि सुखमय जीवन,
1911 बुद्ध का कांटा 1914। और उसने कहा था, ये में एक बात और नोट कर लेना, ये फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई, फ्लैशबैक शैली पर लिखी है, उसने कहा था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई है, जब 1914 से 1918 तक का युद्ध चला था, तो इसका जो समय 1915 है। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, उस पर आधारित ये कहानी है। कलोल, गलपमती, मणिमाला आदि विशंबरनाथ कौशिक की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कछुआ धर्म किसका निबंध है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया है। तो देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद, तो इसमें आपका उत्तर रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मैं इसका विस्तार आपको दिखा देती हूँ। फिर कह रही हूँ भाई, जिसके पास 2019 का है वो मेरे पास PDF बनाकर भेज देना, ताकि मैं बाकी अभ्यर्थियों का भी करवा सकूँ। 1 मिनट के लिए मैं पानी पी लेती हूँ भाई, मेरा गला काफ़ी सूखता है, क्योंकि मैंने बताया ना गले में टॉन्सिल है। कछुआ धर्म किसके है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। इनके अन्य निबंध मोरिस मोइक उठावा, महावीर प्रसाद द्वारा रचित निबंध, देखो ये इसके हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं। ठीक है, कछुआ धर्म और मोरिस मोइक उठावा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध है। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के रसक रंजन काफ़ी महत्वपूर्ण, लेखांजलि, संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है, जो व्याख्या वो चयनित ही दी जाती है, उनमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, माधव प्रसाद मिश्र जी रासलीला और परीक्षा क्षमा आदि हैं। ठीक है, फिर कह रही हूँ कि अपनी सुविधा के अनुसार आप वीडियो को रोककर देख लें, और जूम भी अपने अनुसार कर सकते हैं। देवकीनंद खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, अब हम इसकी क्या है डिटेल देख लेते हैं विस्तार से। देवकीनंद खत्री का उपन्यास है अनूठी बेगम सन 1905 में प्रकाशित हुआ था। और इनके अन्य उपन्यास देखें, चंद्रकांता स्तंती, चंद्रकांता 1888, चंद्रकांत स्तंती 24 भाग 1896, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र भी 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, गुप्तदान 1900 और भूतनाथ भी आया हुआ 1907। तो ये चंद्रकांता स्तंती और भूतनाथ ये आपके पाठ्यक्रम में पूछे गए, नहीं ये माफ़ कीजिए आपके पेपर में आए हुए हैं। तरुण के सौपन शीर्षक करते किस प्रकार की गद्य विधा है? कहानी है, जीवनी, आत्मकथा है, क्या है भाई? तो ये आप सभी जानते हैं, ये आत्मकथा है, किसकी है? राजेंद्र यादव की है, नहीं सुभाष चंद्र बोस की है भाई, सुभाष चंद्र माफ। तरुण के सपन आत्मकथा गद्य विधा, तरुण के सपन सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गण्य बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और इनके द्वारा रचित अन्य कृति द इंडियन स्ट्रगल, तो ये भी द इंडियन स्ट्रगल किसके? सुभाष चंद्र बोस की है। और तरुण के सपन भी सुभाष चंद्र बोस की, ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है। आत्मकथा का तो आप सबको पता ही है कि जो लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है वो आत्मकथा होती है, और अन्य किसी के बारे में लिखता है, किसी महापुरुष के बारे में, तो वो जीवनी होती है। भाट भाषा किसे कहा जाता है? तो देखो, राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है, पहाड़ी है, डिंगल है। तो आप सभी जानते हैं डिंगल भाषा को क्या कहा जाता है? भाट भाषा। तो देखो यहाँ मैं डिंगल पिंगल राजस्थानी प्लस क्या है? राजस्थानी प्लस क्या अपभ्रंश, तो वो क्या बनती है? डिंगल भाषा। और पिंगल भाषा बनती है राजस्थानी अपभ्रंश प्लस अपभ्रंश। अपभ्रंश तो दोनों में ही होगा, डिंगल में भी और पिंगल में भी, लेकिन यहाँ अंतर रहेगा। जो डिंगल है उसमें राजस्थानी आएगी और पिंगल है उसमें ब्रज भाषा आएगी। और एक बात और है, जो डिंगल भाषा उसमें ट वर्ण आएगा, ट ठ ड ढ ये आते हैं ट वर्ग के, जिसको आप बोलते हो मूर्धन्य। तो ये जो ट वाले होते हैं ना, ये कर्कश भाषा भी इसे कहा गया है। कर्कश भाषा मतलब कि जो कानों को प्रिय नहीं हो, जो युद्ध क्षेत्र की भाषा हो, जिसमें क्या जोश जुनून हो, तो वो डिंगल भाषा थी। जैसे पृथ्वीराज रासो की कहीं आपको डिंगल मिलती है, कहीं आप पिंगल मिलती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। डिंगल मतलब कि जो युद्ध क्षेत्र की भाषा है, ट वर्ण की प्रधानता, ट ठ ड बोलते हैं वो वर्ग की प्रधानता है। और इसमें क्या है?
मतलब एक तरह से आपको पता है कि जब लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ तो थोड़ी बहुत गाली गलौच भी होता है, तो इस तरह से तो उसे डिंगल जो कर्कश है जिसको कानों को प्रिय न, लेकिन पिंगल भाषा जो ये माधुर्य की भाषा है। माधुर्य मतलब कि मिठास की भाषा है। इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया है? भारतेंदु, कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप बाल। ये आप सोचकर बताओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भारतेंदु भी दिया है। सोचकर देखो आपका प्रश्न सही होता है या गलत होता है। तो इसका आएगा कविवचन सुधा, ठीक है। पूरी मैं डिटेल आपको दिखा देती हूँ, यहाँ है कविवचन सुधा। ये किसकी है? बालकृष्ण भारतेंदु की है। कविवचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये इसका सन भी जरूर याद रखना, 1868। ये काफ़ी बार पूछा गया है। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं भी है, जो हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874। तो बाला बोधनी के बारे में आप थोड़ा सुन ले। बाला बोधनी क्या है? ये महिलाओं पर पहली पत्रिका है, जो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम किया गया था। तो वो जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसी कौन सी पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का क्या नाम है, जो महिलाओं से संबंधित थी, महिलाओं के सुधार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। तो ये बाला बोधनी, नाम से ही बाला मतलब महिलाओं का नाम है, बाला बोधनी 1874। और सन इन तीनों के जरूर याद कर लेना। अब है भारतेंदु 1884, राधाचरण गोस्वामी, ये भी इसके सन भी याद करेंगे। ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं वही पत्रिकाएं वही लिखी हैं। 1884 राधाचरण गोस्वामी, और हिंदी प्रदीप ये 1870 बालकृष्ण भट्ट, और ब्राह्मण 1882 ये प्रताप नारायण मिश्र की है। तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे जो ब्राह्मण है वो उनका क्या है, काफ़ी प्रताप होता है भाई, हवन वगैरह उनके बगैर होता नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि ये हमारे कुछ रीति रिवाज होते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास, एक अली कलीसो बंदो आगे कौन हवाल, ये किस भाषा की हैं? और इसको देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये किसकी है। लेकिन इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपसे इनकी भाषा पूछी गई है। तो ये क्या है? ब्रज भाषा है। तो यहाँ देखेंगे नहीं पराग नहीं मधुर आगे कोनावाल, तो ये है बिहारी की। लेकिन इसके बारे में एक थोड़ी सी स्टोरी बनाती हूँ, और ये स्टोरी में प्रश्न छिपे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई वैसे कोई कहानी सुना रही हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे कि ये महाराजा जयसिंह के दरबार में रहते बिहारी। तो वो महाराजा जयसिंह ऐसे एक नवोढ़ा, फिर आपको पता है राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, तो एक नवोढ़ा थी। नवोढ़ा मतलब कि जो किशोर जो क्या है, जो जवानी और बचपन की जो बीच की अवस्था होती है, वैसंधि जिसको बोला जाता है। वैसंधि मतलब किशोर अवस्था, जो कि ना तो पूर्ण तरह अपनी युवावस्था में हो और ना ही बच्ची हो, तो उसे वैसंधि बोला जाता है। तो उस अवस्था में रानी थी, और राजा उस रानी के जो पढ़ने में इस तरह खो जाते हैं कि वो राजपाट सब कुछ भूल जाते हैं। तब उसको क्या, राजा को जागरूक करने के लिए बिहारी ने ये दोहा लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास इकाल आगे। मतलब ये जब इसमें पराग आया है, अभी तो फूल लगा भी नहीं है, और जब ये पूरी तरह खिल जाएगा तो इसमें आगे क्या हाल होगा। तो ये आप समझ गए होंगे मैं क्या बिहारी क्या कहना चाहते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सच्चाई, जिसमें 719 दोहे हैं। अब कुछ कहेंगे मैम 719 नहीं है, 700 इतने हैं। तो ये अलग अलगों के अनुसार जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कुछ माने हैं, और क्या है ये वैसे सामान्य तौर पर किसी वैसे माने गए हैं। जो ठलुआ कलब निबंध संग्रह ये किसका है? तो ये ठलुआ गुलाब राय का निबंध संग्रह है। तो इसमें आप देखेंगे पूरी डिटेल दी गई है ठलुआ का निबंध बाबू गुलाब राय का। इनके अन्य निबंध मेरी असफलताएं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये याद कर। मेरी असफलता गुलाब राय के, और फिर निराश को कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान मेरे ना आदि। जबकि यहाँ तक तो ये किसके हैं? बाबू गुलाब राय के। अब शुरू हो जाते हैं पद्मलाल फूलालाल बख्शी के पंचमात्र, और पांडे बेचन शर्मा ने गंगा का बेटा, पांडे बेचन शर्मा का जो है गंगा का बेटा, और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि नामक निबंध लिखा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें तो सबको याद ही होगा ये तो।
कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, कोणार्क, अंधा कुआं, डॉक्टर, ये सभी जानते हैं। लहरों के राजहंस और मोहन राकेश के नाटक आपके पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं। लहरों के राजहंस 1963। मोहन राकेश इस नाटक की प्रमुख पात्र है सुंदरी तथा अलका। मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कृतियाँ आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं वो तो आप ज़रूर याद करो ही करो, ताकि आप उसके नंबर तो ना कटें। आधे अधूरे भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है 1969। पैर तले जमीन, जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, और एक जगदीश चंद्र है, एक जगदीश चंद्र माथुर है। तो ये तो जरूर याद रखें, कोणार्क का वो जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, एक में माथुर लगा है, एक में नहीं लगा है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा है, और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर है। तो अंधेर नगरी और अंधा कुआं, ये अंधे अंधे तो थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब आगे चलेगा, इसमें कौन सा ग्रंथ आई रिचर्ड्स का नहीं है? तो देखो इसमें सारी यूनिट आ जाएंगे आपकी, 10 की 10 यूनिट की जो महत्वपूर्ण है वो सारे लिए गए। और ये प्रश्न वैसे तो 100 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके 10 की 10 यूनिट आपकी क्लियर हो जाएंगी। कौन सा ग्रंथ आई रिचर्ड्स का नहीं है? प्रिंस ऑफ लिटरेचर, क्रिस्टियन प्रैक्टिकल, क्रिस्टिज्म, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, पोइटिका। देखो मैं बताने से, मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लियो, और ये कमेंट के माध्यम से जरूर लिख के बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें पोइटिका ये क्या है? रिचर्ड्स का नहीं है। बाकी तीनों रिचर्ड्स के हैं, और ये तीनों वीडियो को रोककर आप याद कर लेंगे। तो ये पोइटिका किसका है भाई? ये अरस्तु का है, और पूरी डिटेल आपको यहाँ दी गई है। पोइटिका ग्रंथ आइरिश का नहीं है, पोइटिका ग्रंथ अरस्तु है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर, क्रिस्टिज्म, प्रैक्टिकल, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक रिचर्ड्स के हैं। तो देखो एक तो प्रिंसिपल आया इसमें, और एक आया प्रैक्टिकल। अब याद रखें भाई, प्रैक्टिकल कौन लेता है? हमारे प्रिंसिपल के प्रैक्टिकल ले लेते हैं कई बार एग्जाम के टाइम में। फिलोसफी, और फिलोसफी कौन? प्रिंसिपल पढ़ाते हैं। और प्रिंसिपल क्या है? रिचर्ड। रिचर्ड मतलब धनी धनी आदमी, अभी रिच है। ठीक है, वैसे आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप मैं बताऊँ वही आप तरीका अपनाएं। वो क्रोक्तिज्म जीवितम के लेखक आचार्य भामे हैं, आचार्य वामन है, आचार्य कुंतक है, आचार्य मम्मट है। तो ये तो आसान प्रश्न है, सभी को आता ही होगा। आचार्य कुंतक हैं, और एक बार हम डिटेल भी पढ़ लेते हैं। तो काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामे की है। काव्य सूत्र किसकी है? वामन की है। काव्य प्रकाश किसकी है? मम्मट की है। तो काव्य सूत्र से सूत्र कौन पढ़ते हैं? वामन, यानी पंडित। वामन का मतलब होता है पंडित लोग। आपने देखा होगा शादी ब्याह जो भी होते हैं, हवन वगैरह, तो उसमें सूत्र पढ़े जाते हैं। तो ये कौन पढ़ते हैं? पंडित लोग। काव्य अलंकार, काव्य अलंकार कौन कहते हैं? यानी आभूषण। आभूषण कौन? भामे। भामे मतलब राजा होते, राजा पहनते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट, यानी अपने मम्मट, यानी मन में सभी काव्य का प्रकाश जगाना चाहते हैं। जैसे आप भी अभी जोरों शोरों से लगे हुए तैयारी में। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में माना गया था? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल आसान है। फ्रेंच, जो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तान है। लेकिन यहाँ हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ गासी द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा है। गासी तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा गया। ये पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग 1839 और दूसरा भाग 1847। लेकिन 1847 में भी इसके 3 भाग बांटे गए हैं, जो कि 1871 में प्रकाशित हुए थे। यानी 2 भाग है, 1839 और 1847। फिर 1847 का जो दूसरा भाग था, ये भी पुनः क्या है? बांटा गया, और ये फिर प्रकाशित हुआ था 1871 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे देखने में तो 15 है, लेकिन सारे हमने के पूरा ही टॉपिक कवर किए हैं जितने भी आए हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। ठीक है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक में सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, लोजाइंस है। तो आप सभी जानते हैं रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की रचना है। और प्लेटो यहाँ देखेंगे, हम पूरा ही पढ़ेंगे। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो है। इनके अन्य रचना इयोन, क्रातिलुस, फ्रेज, लोज। ये लोज बहुत पूछी गई, इयोन भी पूछी गई है। ठीक है, तो देखें रिपब्लिक प्लेटो के अन्य ग्रंथ इयोन, क्रांतिलुस, फ्रेदरस, लोज। ठीक है, जबकि अरस्तु की पेरिपोत्स की
एरिस्टो की क्या है, पेरिपोत्स की है। और लोजेंस प्रेसुसु नाम से प्रेप्ससूद। मैंने कहा था कि मेरे गले में टॉन्सिल है, तो आप इसका उच्चारण ढंग से कर लेना, ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक क्या हैं, तो त्यागपत्र के जैनेंद्र है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। और ये मतलब मुझे लग रहा है कि 80 क्वेश्चन आप खुद देखोगी, 80 क्वेश्चन की ये सारे ही क्या रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रिपीट वाले ही पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन कुछ अलग मुझे लग रहे थे, तो बाकी सारे बार बार परीक्षा में पूछे हुए आए हुए हैं। त्यागपत्र 1937 जैनेंद्र के लेखक है। इनके अन्य उपन्यास परख, सुनीता, कल्याणी, विवर्त, सुखदा और विवर्तित और जयवर्धन देव। तो इसका परख का समय जरूर याद रखें, 1949। देखो सारी रचनाओं के ये सन मुझे पता याद नहीं होते हैं, मेरे भी नहीं होते हैं, सब किसी के भी नहीं होते हैं, लेकिन जो पूछी गई ना परीक्षा महत्वपूर्ण उनके, और जो शुरुआत की जिसकी रचना है ना, जितनी भी रचनाएं लगी शुरुआत की रचनाओं के, तो आपको सन याद करने ही होंगे। शुरुआत और लास्ट की याद कर लिया करो, बाकी PYQ के आधार पर जो पूछी गई उनकी याद कर ले, सब तो सन याद नहीं होते हैं। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख रचना है, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो इसमें आपका रहेगा सी, पृथ्वीराज रासो कैमास वध। और कैमास वध में क्या है ये आप यहाँ डिटेल देखेंगे। कैमास वध में क्या है प्रमुख घटनाएं, देखो मैं बताती हूँ। हाँ, कैमास वध में क्या हुआ कि जब एक जो राजा का जो दरबारी यानी सेनापति, वो बहुत ज़्यादा कामांध में लिप्त हो जाता है, मतलब कि जो उसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो उसका कर्तव्य वो भूल जाता है और इस भोगवी लासिता में खो जाता है। तो इस प्रकार जब वो ऐसी संगति में पड़ जाता है तो राजा उसका क्या है वध कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की एक छोटी सी कहानी है और ये कहानी पूछी भी गई है। तो मैं कहानियाँ वही सुनाती हूँ जो परीक्षा में पूछी गई है, ये ना समझे कि हमारा समय खराब हो रहा है, और बल्कि वो कहानी के द्वारा वो चीज़ें पक्की हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। बिसलदेव रासो नरपति नालय, और इसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन किया गया था बिसलदेव रासो में। खुमान रासो दलपति विजय और परमाल रासो जगने की है। परमाल को आल्लाखंड भी जिसमें कहा गया है। परमाल वासों का दूसरा नाम है आल्लाखंड। और आल्ला क्या होता है, जो बरसात के मौसम में लोकगीत होता है, एक प्रकार का जो लोक यानी जो देहातों में गाया जाता है। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा किस विद्वान ने किया, स्कोली, वोंडेक, धीरेन्द्र गिलक्राइस्ट। तो इसके रहेंगे ऑप्शन नंबर ए एस स्कोली, ठीक है। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले एस कोली नामक विद्वान ने सुझाव दिया। एस कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर शतम और केतुम नाम से भारोपी परिवार को 2 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। अब ये देखेंगे रस सिद्धांत, पूरा पढ़ना है ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि रस सिद्धांत दिखते हैं भाई आप लगा दो, जैसे रस मीमांसा अलग है, रस सिद्धांत अलग है, तो यहाँ ये बिंदु लगी है, तो इसका मतलब ये यहाँ तक एक ही रचना का नाम है पूरे में, ठीक है। पूरा पढ़ना आपको। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक फिर उत्तर देना है। गुलाब राय, डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर आनंद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन। ये सभी आप कमेंट में जरूर बताओगे। आपके 100 क्वेश्चन करवाऊंगी, कितने कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और ये ईमान और अपनी तैयारी का आपको भी अनुमान लग जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, आनंद प्रकाश दीक्षित। आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल दे, वैसे तो मैं अगर मेरे पास टाइपिंग वगैरह होते हैं तो मैं टाइप करके लाती इन प्रश्नों को, ठीक है, ताकि भाई मतलब कि ये जान सकें कि, लेकिन अब ठीक है PDF ये भी कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा होगा ना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही है या नहीं रही है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित है। इसके अन्य निम्नलिखित लेखक है और उनके ग्रंथ है, ये भी अलग अलग हैं। नवरस ग्रंथ के बाबू गुलाब राय हैं, नवरस बाबू गुलाब राय। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, ये निर्मला जैन। देखो यहाँ भी रस सिद्धांत दिया है, लेकिन इसमें क्या है, रस स्वरूप विश्लेषण है, तो आनंद प्रसाद दीक्षित आएंगे। लेकिन यहाँ रस सिद्धांत पर सौंदर्य शास्त्र है, यहाँ निर्मला जैन आएंगे।
अब इसमें मैं थोड़ी सी ट्रिक लगाऊंगी। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र मतलब ज़्यादातर महिलाओं का ध्यान रहता है सौंदर्य शास्त्र पर, तो निर्मला जैन सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करवाएगी। जबकि विश्लेषण आनंद प्रसाद जो कि पुरुष है, आनंद प्रसाद, जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं ना तो हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है कि भी हमने ये चीज़ सीखी है या सिखाई है। ठीक है। डॉक्टर रामानंद तिवारी पिंजर प्रेम प्रकाशिया, रामानंद तिवारी पिंजर प्रेम प्रकाशिया। आगे बढ़ें। वाक्यम रसात्मक काव्य तो इतना आसान है कि आप सभी कर ही लोगे। ये क्या है? आचार्य विश्वनाथ। 1 मिनट भाई, थोड़ा धैर्य बना करके, क्योंकि कई बार ये क्या है आगे पीछे हो जाती है। यहाँ तक तो हमने कर लिए थे। हम 19वां प्रश्न पर, ये 19वें 20वां 21, हाँ 21 ये यहाँ आप आए हुए थे। वाक्य रसात्मक में आचार्य विश्वनाथ का कथन है। इनकी प्रमुख ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय, ये क्या प्रभावती परिणय नाटिका है, राघव विलास महाकाव्य है, निम्नलिखित उनके कथन है। तो इसमें देखेंगे तो ये काफ़ी, ये सारे के सारे जो कथन है पूछे गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। रमणीयता प्रतिपादक, तो देखो रमणीय करना मतलब होता है घूमना। क्या कहाँ घूमते हम? जगत में घूमते हैं, तो जगन्नाथ। वक्रोक्ति कुंतक है। और अदोषा सगुणा सालंकरण समदोषा, ये हेमचंद्र की है। अदोषा मतलब कि देखो जिसमें क्या दोष नहीं हो। और हेमचंद्र, चंद्र में क्या है ज़्यादातर भी क्या कहते हैं, पर एक बोलते हैं ना एक गुण है, क्योंकि वो थोड़ा सा दाग है, और बाकी सारे क्या उसमें गुण ही गुण है। तो इस तरह से ट्रिक में भी आप याद कर सकते हैं, मर्जी आपकी। जहाँ वाक्य में उपमेय और उपमान का तथा उनके साधारण धर्म में भाव हो, कौन सा अलंकार होता है? जैसे पंगी प्रेम, नंदलाल प्रेम हमें न भावत जोग, मधुपराजपत पाए के बीक के मांगत लोग। तो ये आपके स्क्रीन पर है। कौन सा अलंकार है इसमें? प्रतिस्पृहा, दृष्टांत, उपमा, अर्थांतरंश। तो ये इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जिसको बिंब और प्रतिबिंब जहाँ तक ज़्यादातर आते हैं ना, तो बिंब का मतलब होता है देखना। जिस वस्तु को, मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला क्या किताब, तो आपके माइंड में, आपके पास किताब नहीं है तो भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में चित्र छिपका भी किताब ऐसी होती है। ठीक है। तो वो दृष्टांत होता है, जिसे देख मैंने आपको बोल दिया पेन, तो आपके माइंड में पेन का चित्र बन गया, तो वो दृष्टांत होता है। इस तरह की जो अलंकार होते हैं वो दृष्टांत में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे जहाँ वाक्य उपमेय, दूसरा वाक्य उपमान, उनके साधारण धर्म बिंब भाव, जहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। पंगी प्रेम नंदलाल के हेम न भावत भोग, मधुपराजत पाए के भीख न मांगत लोग। तो ये क्या है, आप रोक कर थोड़ा देख लें। जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा वस्तु में कोई विशेषण औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वाधवक्ता होती है? पर्यावरकता, विशेषण वक्ता, संतृप्तवक्ता, प्रत्यवक्ता। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 23 का आपका उत्तर रहेगा डी भाई, प्रत्यवक्ता। अब ये प्रत्यवक्ता क्या चीज़ है ये देखेंगे। जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत की विशेषण औचित्य संबंधी चमत्कार, यानी विशेषण संबंधी जो चमत्कार उत्पन्न, वहाँ प्रत्यवक्ता होती है। और ये पूर्वाध वक्रता होती है, यानी जो पूर्वाध वक्रता मतलब जो कि पूर्वाध यानी पहला स्टेप होता है ऐसी। ठीक है। और इसको पूरा जानने के लिए भाई ये तो देखो ऐसे दे रखा है कि ऐसे इस पेज पर से देखो, ये ऐसी बात है नहीं। और ये यूनिट, पहले यूनिट का आपके पास प्रश्न है। तो देखेंगे 14 सितंबर, 30 दिसंबर, 2 फरवरी, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। पूरा विवरण यहाँ देखें। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यानी 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया था कि संविधान में हिंदी हमारी राजभाषा होगी। यानी जो कामकाज है
वो जो सरकारी कामकाज है वो हिंदी में किए जाएंगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये भी याद रखना, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1953 में। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसके रहेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। तो ये देखो पूरी डिटेल दी गई है। साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड्स, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, सिद्धांत और अध्ययन क्या गुलाब राय। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संकलित हैं? तो इसका रहेगा भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरी डिटेल आप यहाँ देखेंगे। कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां दो भाग के बहुत पूछी गई। 1936 की भगवती चरण वर्मा की मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये मोर्चाबंदी, जबकि क्या है, दो बाकी 1936 और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, निराला की लिली, सखी, सुकुल को बीबी, चतुरी चमार और इनकी जो सनैन के वीडियो को रोककर अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। रमणीनाथ प्रतिपादक कवि, ये हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो ये पंडित जगन्नाथ की। तो ये देखो सारे ही महत्वपूर्ण है। शब्दार्थों से हितों का भाव है, वाक्यम रसातम विश्वनाथ, ऐसे वैसे वाक्य वैसे विश्वनाथ। ठीक है, शब्दार्थों से हितों का भाव में क्या वक्र जहाँ पर ज़्यादातर आता था वहाँ कुंतक आता ही है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रश्न नंबर 28 आपकी क्रोध, हिरणा, गणना और आश्चर्य हास। तो इसमें आपका रहेगा क्रोध। रौद्र रूप, आपने कहा ना कि रौद्र रूप ले रखा है, जैसे आपने इसके बारे में सुना, शिव के बारे में कि शिव का रौद्र रूप है, तो मतलब एक गुस्से वाला। तो यहाँ जितने भी स्थायी भाव सारे लिख रखे हैं ये आप देखेंगे। श्रृंगार का होता है रति। श्रृंगार जो होता है, जो मतलब कि जो पति पत्नी में या प्रेमी प्रेमिका में जो होता है, प्रेम भाव से रति बोलते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी वो होता है। हास्य हास है, करुण जिसमें शोक है, रौद्र जिसमें क्रोध है, वीर जिसमें उत्साह है, भयानक जिसमें भय है, विभत्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जुगुप्सा अद्भुत आश्चर्य, और शांत का भी इम्पोर्टेंट है, निर्वेद, क्योंकि ये कुछ अलग है भाई। शांत याद निर्वेद और क्या है, विभत्स, जुगुप्सा ये वाला, और रौद्र ये वाला और ये वाला, ये ज़्यादा चार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो आप कर ही लोगे बाकी तो, और वैसे सबको याद भी है, लेकिन जो अभ्यर्थी पहली बार, हो सकता है जो नेट की तैयारी कर रहा हो पहली बार वो देख रहा हो, बाकी तो सबको याद ही होगा। कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? कवि विवेक, कवि कल्पतरु, कवि प्रकाश, कवि प्रिया। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कवि प्रिया क्या है? चिंतामणि का नहीं है, बाकी सारे चिंतामणि के हैं। तो देखो इसमें कवि प्रिया चिंतामणि का नहीं है। कवि प्रिया तृतीय कला केशवदास की करती है। अन्य कृत्य रसिक प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित्र, रतन भावनी, विज्ञान गीता, जागीर, जसतंत्र, ये सारी किसके हैं? ये सारी की यहाँ तक की किसकी हैं? ये केशवदास की रचनाएं हैं। अब चिंतामणि की देख लो आप, कवि कल्पतरु। अब चिंतामणि की यहाँ से शुरू हो जाती हैं। कवि कल्पतरु, रस विलास, कवि विवेक, कवि प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, ये किसके? चिंतामणि की है। निम्नलिखित में विष्णु प्रिय संप्रदाय संघ से अभिहित किया गया है, और ये ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें मैंने वैसे पेड जो मैंने जिसने ले रखा था मेरा जो PDF, उनको तो मैंने भेज दिया है,
बाकी मैं निःशुल्क वालों के लिए जो एक अलग से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वैसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी उनसे जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप से। अगर आप चाहो तो मैं उनके पास भी ये पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। रुद्र विष्णु चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महासखी स्वामी हरिदास, ठीक है। तो एक बार तो देखो भाई, जिनकी तैयारी अच्छी है तो मैं ज़्यादा समय लगाऊंगी तो वो बोर हो जाएंगे, और जिनको लग रहा है कि हाँ भैया हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, वैसे तो सबकी होगी, लंबे समय से आप तैयारी करे हो, लेकिन जिसको लग रहा है कि एक बार मुझे याद नहीं हो रहा तो वो 2-3 बार वीडियो को सुन सकते हैं और अपना क्या है ये पक्का कर सकते हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार क्या है, यशपाल है, उपेंद्र नाथ अस्क है, अज्ञे है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे। तो देखिए, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञे ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अवजन्मी, शेखर एक जीवनी 1940, ये आपके एक जीवनी भागेगी आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, ये आप जरूर। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? बिल्कुल आसान प्रश्न है ये तो, ठीक है, सभी को आता ही है। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ए, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, किसकी क्या क्या नाम है। कला काल किसने नाम दिया है? रमाशंकर रसाल ने दिया है। संगार काल किसने दिया? विश्वनाथ काल ने दिया। मिश्र बंधु अलंकृत काल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते, रामचरितमानस की भाषा किसकी कौन सी है? ये सबको पता है, अवधी भाषा है, और ये किसकी है? तुलसीदास की रचना है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ये तुलसीदास द्वारा रचित कृति है। और इनकी जैसे रघुवीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रामलला, नेचू, पार्वती, जानकी मंगल, भैरव, जिसमें क्या वली आया है वो क्या है, जिसमें राम और मंगल आया वो तो उसकी अवधि रहेगी, राम और मंगल। और इसमें वली आया वो क्या? ब्रजभाषा। जैसे मान ले कवितावली है, दोहावली, विनय पत्रिका है, तो ये सारे इसमें क्या है? ब्रजभाषा है। जबकि जिसमें राम और मंगल आया उसमें क्या है? वो उसकी भाषा रहेगी अवधि। राम और मंगल जहाँ पे आएगी भाषा अवधि, और जहाँ पर वली आया है वो क्या है? अवधि, ये अवधि है। और राम और नहीं, ब्रजभाषा है, माफ़ कीजिए, वली वाली क्या है? ब्रजभाषा है। मैंने कहा था ना कि आज मेरा काफ़ी 15-16 दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब, मेरे गले में टॉन्सिल है, तो उच्चारण करने में मुझे काफ़ी कठिनाई हो रही है, ले इस बात को अन्यथा ना ले, ठीक है। वली आए उसमें ब्रजभाषा है, मैं फिर से बता देती हूँ, वली है ब्रजभाषा है, और राम और मंगल है वो क्या है? अवधि है। कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है? मतलब इसमें है पूछा गया है, तो इसका है पद्मप्रसून, मृत्युंजय, प्रेम 25, देवसभा। तो 34 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मप्रसून। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। तो ये डिटेल देख लेंगे। पद्मप्रसून का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अन्य प्रिय प्रवास आपके पाठ्यक्रम में इसके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, याद कर लेना। चुपते चौपते, चोखे चौपदे, पुल चाल, रस कलश, वेदई वनवास। जबकि मृत्युंजय राय किसकी है? गया प्रसाद सुले की। देवसभा रामचरित उपाध्याय की है। देवसभा किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है। प्रेम 25 गया प्रसाद शुक्ल किसकी है? स्नेह की है। यूनान का पहला कवि कौन सा है? तो होमर है जो यूनान का पहला कवि है। और ये एक उसमें नाटक में भी आया ना, चंद्रगुप्त नाटक में होमर का जिक्र आया है। प्लेटो इयोन लोज किसकी? प्लेटो की है। और अरस्तु किसकी? पेरिपोज की है। तो आगे बढ़ते हैं। कवितावली, कविता प्रभावशाली रचना जो पाठक या श्रोता के मन में आनंददायी प्रभाव डालती। काव्य के संबंध में विचार किसके हैं? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद, वैसे इसमें दिया हुआ पाठक या श्रोता के में आनंदिक प्रभाव डालते हैं, वो किसके? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य के संबंध में ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कथन है। निम्नलिखित में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किया नहीं किया है?
यानी 3 पर किया, 1 पर नहीं किया। धार्मिक व्याख्या, राजनीतिक परक व्याख्या, नीति परक व्याख्या, कला परक व्याख्या। तो इसमें आपका हो जाएगा 37 का आपका रहेगा बी, राजनीतिक परक। ठीक है। विवेचन सिद्धांत ने एक राजनीतिक परक व्याख्या पर विचार नहीं दिया है, जबकि विवेचन सिद्धांत पर विद्वान ने धार्मिक पर भी, नीति पर भी, कला पर, धार्मिक, नीति, कला पर, तीनों पर ध्यान दिया है, लेकिन राजनीति पर उन्होंने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। आकाशदीप आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना, अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। तो तावान नहीं है। तावान किसकी है? प्रेमचंद की है। तावान जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तावान ने मुंशी प्रेमचंद की है, जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल ये जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? और ये आप सभी जानते हैं सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत, इसकी डिटेल देख लेते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंदन पंत है। इनके प्रमुख ग्रंथि है गुंजन है, ग्राम्य है, युगांत है, सौरकिरण है, संवर्धन, कला और बूढ़ा चांद है, लोकायतन, चिदम्बरम है और सत्यकाम। कला और बूढ़ा चांद तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये कमेंट करके बताओगे। चिदम्बरम पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये आप कमेंट करके बताओगे। तो 2 प्रश्न आप कमेंट में लिखना है। ठीक है। लाजपत महिमा किसकी गद्य विधा में, ये सभी जानते हैं। और लाजपत महिमा किसके जीवन पर आधारित है, ये भी आपको बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, अब तो आप आराम से बता ही दोगे। ठीक है। तो ये क्या है? जीवनी है, लाला लाजपत राय के जीवन पर आधारित है। लाजपत महिमा जीवन की गद्य विधाओं में से है। ये महादेव भट्ट की, यानी जो रचना की है महादेव भट्ट ने की है, लेकिन ये महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है, यानी उनके जीवन पर आधारित है, लाला लाजपत राय के जीवन पर, लेकिन इसके लेखक कौन है? महादेव भट्ट हैं। कुतुबन किसकी रचना है? दानलीला, भवरगीज, मृगावती, सुरसाल। कुतुबन की रचना कौन सी है? माफ कीजिए, कुतुबन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की किसकी है? मृगावती। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। जबकि भवरगीत किसकी है? नंददास की है। सुरसारावली किसकी है? सूरदास की है। दानलीला किसकी? ध्रुवदास की है। भवरगीत एक है भ्रमर गीत और एक है भंवर गीत। तो भ्रमर गीत है वो सूरदास की है, भ्रमर, और भंवर गीत है वो नंददास की है। भ्रमर और भंवर में कंफ्यूज नहीं होना है। भ्रमर तो किसकी है? सूरदास की है, और भंवर किसकी है? नंददास की है। तो ये किसकी है? सूरदास की है, और ये किसकी है? नंददास की है। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? पश्चिमी सीमा की मगही किस पर प्रभावित है? भोजपुरी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। पश्चिमी सीमा की मगही किस पर आधारित है? भोजपुरी। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से प्रभावित है। भोजपुरी भाषा के अंदर जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही के पश्चिमी सीमा अंदर बक्सर, मगही किस में बोली जाती है? बक्सर में, सिवान में, और किस क्षेत्र में क्या क्या भाषा बोली जाती है ये आपने देखा होगा PYQ के आधार पर, ये आप जरूर याद कर लेना। और मैं बार बार बोलूँगी तो जो जिनकी तैयारी अच्छी हो बोर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अपने अपने सुविधा के अनुसार वीडियो को रोककर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। 2-3 बार इसे सुन लोगे, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। इनमें बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? बी है। बौद्ध धर्म की क्या है? पाली है। और जैन धर्म की क्या है? प्राकृत है। बौद्ध धर्म की पाली है और जैन धर्म की प्राकृत है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म के जो सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम, ये 3 पिटक है, ये किसके हैं? बौद्ध धर्म पर लिखे गए थे। एक जातिगत ग्रंथ भी हैं, और इनमें क्या है? अलग अलग में भाई उन्हें कैसे उन धर्म के जो नियम है, किस प्रकार क्या क्या नियम होते थे, ये सारे इन धर्मों में दिए गए थे, इन ग्रंथों में दिए होते थे। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है?
रामचंद्र शुक्ल, गिरियसन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो 44 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आपका रामविलास शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल यहाँ देख लेंगे। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। अन्य कृतियाँ प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, प्रेमचंद का 1952, प्रगति साहित्य की समस्या, आस्था और सौंदर्य, ये सारे किसके हैं? रामविलास शर्मा के हैं। प्रेमचंद भारतेंदु युग और प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य, आस्था और सौंदर्य, ये चारों ही पांचों प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। इनमें आप कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। 45वां, इसका तो शायद ही कोई जवाब दे पाएगा। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पद रचना, विशेष गुणांक कहने वाले रीतों के सार्वभौमिक है। 45वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वामन। वामन मतलब कि जो विशिष्टता, विशिष्ट पद रचना, गुणास्मा, विशेष गुणों में जो भाई बोलते हैं वामन पंडित लोग ही विशेष गुण सूत्र, मतलब विशेष सूत्र वगैरह बोलते हैं। ऑर्थर डायल से प्रभावित उपन्यासकार, ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन से हैं? देवकीनंदन खत्री, किशोरलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, गोपाल राम गहमरी। तो 46वां है गोपाल राम गहमरी, इसका उत्तर आएगा। डिटेल आप पढ़ लेते हैं। ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गहरी है, जो जासूसी उपन्यासकार है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या है? जासूसी उपन्यासकार है। अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल। तो देखो जासूस, इनकी जो रचनाएं हैं ये बड़ी जासूस भरी है भाई। अद्भुत लाश, जैसे अद्भुत लाश मिलेगी तो उसमें जासूसी किया जाता है भाई, किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मिला, कौन है, बहुत सारे जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। तो एक जासूस की तरह का, जैसे CID में आप देखते हो इस तरह की, तो वो उस प्रकार की ये उपन्यासकार है। गुप्तचर है, सरकटी लाश है, खूनी कौन, जासूसी भूल है। तो इस प्रकार से मिलता जुलता उत्तर आएगा तो भी आप कर लोगे, जो इतना पता हो। सिंहासन कब लिखा गया था? 1918। तो देखो कुछ भी बातें ऐसी होती हैं जो हम ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें हमारा क्या है, जब हमारी सेवा करने की उम्र कितने साल की हो जाती है? 18 साल की। हमारे घर वाले बोलते हैं ना, अभी 18 साल के हो गए, आपके आधार कार्ड बने, अभी तक आप में अक्ल नहीं आई, ऐसे बोला था ना, मुझे तो बहुत सुनने को मिलता था भाई। सेवा सदन 1918 प्रकाशित था। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद रचित उपन्यास है। प्रेमा 1907, वरदान 1921। यानी हमें 21 साल के, 18 साल में हमें सेवा करने लग जाते हैं, और जो वरदान हमें मिलता है वो 21 साल में मिलता है। 21 साल के हमारी बोलते हैं ना संविधान में 21 शादी की उम्र हो जाती है। प्रेमाश्रय ने प्रेम करने के दो होना पड़ता है, यानी दो के। रंगभूमि 1925 की जो उम्र होती है वो रंगभूमि में लड़ने की उम्र होती है। कायाकल्प 26 साल की उम्र में काया पलटी हो जाती है। और निर्मला कितनी 27 की, अब गबन 31, कर्मभूमि 33, गोदान 36 और मंगलसूत्र 1948। आपके दिमाग में हो सकता है, वैसे तो सबको याद ही है, लेकिन कुछ नए अभ्यर्थी तो उनके लिए बता देती हूँ। जो मंगलसूत्र है ना, ये अधूरा है, लेकिन ये 1948 में। प्रेमचंद की मृत्यु तो 1936 में हो चुकी थी, लेकिन ये 48 में कैसे आया? क्योंकि इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था 1948 में। पश्चिमी हिंदी उत्पत्ति की सब भ्रंश से हुई, मागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, सोरसेनी। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सोरसेनी से हुई है। ये पूरी डिटेल दी गई है। पश्चिमी हिंदी सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी के अंदर खड़ी बोली, कोरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रज, बुंदेली आदि इसके अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? हरियाणवी आती है, ब्रज भी आती है। हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? बांगरू पूछा जाता है। और खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कोरवी है। और कोरवी, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी है। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू है। ब्रज, बुंदेली, ये सारी किसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कनक, कनेक्टे, शोभने, मादकता, ये तो आप सब कर ही लोगे, बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला। क्या है इसमें उत्तर है? श्लेष, वक्रोक्ति और ये क्या है? चित्र, यमक। तो इसका रहेगा आपका यमक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यमक शब्दालंकार है, ये भी याद रखना कौन सा अर्थालंकार है, कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा उभयालंकार है।
तो इसमें कनक क्या, कनक एक कनक का मतलब धतूरा और दूसरे कनक का मतलब क्या, सोना होता है। आलवर संतों की भाषा क्या है, संख्या कितनी है, सभी जानते हैं 12 है। और इनके पदों क्या, इनके जो पद है, इनकी जो रचनाएं दिव्य प्रबंधम में है। देखो भाई ये क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी 50 प्रश्न और बचते हैं, ठीक है। और जो मेरा गला है वो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और आपको ये शिकायत होगी कि मैं वीडियो पेपर के टाइम पर वीडियो क्यों नहीं लेके, मैं अपना जो दिनचर्या वो भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी समय से मेरी तबीयत ख़राब चल रही हुई है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी इसका दूसरा भाग मैं कल लेकर आऊँगी। और आज मैं 2 वीडियो आपकी डालूँगी, ठीक है। एक मैं यूनिट वाइज की शॉर्ट होगी क्योंकि मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा अभी बहुत कम बोल पा रही हूँ। पहले तो 1 मिनट भी नहीं बोल पा रही थी मैं। और कुछ बच्चों ने जिन्होंने मेरी PDF ले रखी है वो ध्यान से सुनो, वो कहते हैं कि मैम ये नहीं है वो नहीं है। देखो भाई मेरे पास इतना डाटा है, मैं भर भर के सेंड कर दूँगी, लेकिन बात ये है कि आपको पास होने के जो चाहिए वो मैंने दे दिया है। उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ो आप, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ तो बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा करते, बहुत ज़्यादा पढ़ते, दिन रात पढ़ते हैं, और क्या है ऐसे आगे आगे पढ़ते पीछे साफ होता जाता है। लेकिन कुछ अब वैसे जो टॉपर होते हैं आप उनको देखो, वो कम मतलब पढ़ते वो भी ज़्यादा है, लेकिन वो कम सोर्सेज पढ़ते हैं, लेकिन उनको बार बार पढ़ते हैं। एक चीज़ को आप कम से कम 5-6 बार पढ़ो, बल्कि 10 बार पढ़ो, तब वो पक्का होगा। कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो एक बार में पढ़ने से याद हो जाए। सभी की मेमोरी 19-20 का फ़र्क होता है। जैसे मैं भी याद करती हूँ, मुझे भी कई बार रिवीजन हर मतलब क्या, जैसे आप कहानी की यूनिट पढ़ रहे हो तो अगले सप्ताह उसको रिवीजन करना होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। जो दिया है वो इतना ज़्यादा है कि बहुत, एक तो ये पाठ्यक्रम इतना लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा, ऊपर से फिर क्या है आप उनको देखो, सभी का 100% पाठ्यक्रम तैयार नहीं होता है, लेकिन परीक्षा किसकी निकलती है, जो 80 नंबर पर काम करता है। यानी आप है ना 20 नंबर पर ध्यान दे रहे हो, पेपर कैसा भी आओ मुझे पूछ लेना भाई, 80 नंबर से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे झूठ बोलते रहते हैं आके कि मेरे तो 100 के 100 ठीक हो गए, लेकिन जब पेपर सोल्व करते हैं तब पता चलता है कि 10-20 क्वेश्चन सभी के गलत हो जाते हैं। अगर आपने 80 नंबर ले लिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। तो धैर्य के साथ पढ़ें। हाँ, अगर आपको शिकायत है कि मेरे पास कम है तो मैं और भेज दूँगी, कुछ नोट्स मैंने शॉर्ट रूप में बना रखे हैं वो मैं भेज दूँगी, ठीक है। तो आप अन्यथा ना लें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कोई ये सो कि मैं गुस्से में कह रही हूँ, ऐसा मेरी कोई आपको मंशा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। मैं चाहती हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और मैं तो मेरे पास तो इतना है, मैं तो सारा भेज दूँगी, लेकिन फिर आप कहोगे इतना भेज दिया हम पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी परीक्षा निकल जाए, और मैं शॉर्ट नोट्स भी भेज दूँगी, और बाकी ये निःशुल्क वालों के पास भी भेज दूँगी ये वाला पेपर। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आपके लिए मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगी जिसमें से मैं बताऊंगी किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैं सबका तो जवाब नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ जो अभ्यर्थी कॉल मैसेज नहीं करते हैं उनको भी पता चल सके, थोड़ा सा अनुमान हो जाए। लास्ट समय जो 10-15 दिन बचे हैं उसमें रिविज़न करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं वीडियो जितना भी समय है मेरे पास ज़रूर बनाऊंगी, प्रतिदिन वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जल्दी अभी मैं बोल नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब है, उच्चारण इधर उधर हो रहा है, तो उसे अन्यथा ना लें, क्योंकि गले में दर्द है तो जोर लगा लगा कर बोल रही हूँ। और वो सबका सिलेक्शन हो जाए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।